हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग का टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये क्लास 11 के लिए है, 11 क्लास के लिए। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग सारे के सारे कंटेंट लेकर के चलते हैं नीट और जेई लेवल के लिए। तो हेडिंग लगा लो, नीट एंड जेई लेवल, राइट। ठीक है बेटा, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, राइट। और आज का हो जाएगा ये लेक्चर नंबर 3। ओके, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका साथी इब्राहिम सर, और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में इससे पहले जो हम लोग देख चुके हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, कैथोड रेस के बारे में, एनोड रेस के बारे में, और मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं, ये जो थॉमसन मॉडल के बारे में और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ही निकल करके आया था चार्ज इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, चार्ज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर चार्जेज कितना होगा। ओके, किसी भी एटम की बात करो, किसी भी एटम की बात करो, सबसे पहले एटम का बात किया गया तो एटम के न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरह से पड़े हुए रहते हैं इसमें, राइट। एटॉमिक नंबर, जब हम लोग एटॉमिक नंबर की बात कर रहे होते हैं, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं जेड। जेड इज इक्वल टू हो जाता है पी। ठीक है, और चूंकि न्यूक्लियस के बारे में जब डिस्कशन किया जाता है तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जो डिस्कवरी किया गया है, डिस्कवरी करके जो बताया गया है, ये हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होते हैं, जिसके ऊपर एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है बाबू, तो प्रोटॉन जो बराबर हो गया जेड के बराबर हो गया। और अगर हम लोग मान लेते हैं चार्ज इन द न्यूक्लियस, चार्ज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो ई के बराबर है। कितने के बराबर है, ई के बराबर है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस में, देयरफॉर टोटल चार्ज, therefore total charge in the nucleus, total charge in the nucleus दिख रहा है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, चूंकि एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और यहां पर जो इसका एटॉमिक नंबर जो लिया गया, चूंकि हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है, कितना लिया गया, 2 लिया गया है। ओके, हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर के लिए जेड के लिए, और जितना भी चार्ज है जिसमें हम लोग जो मारे हैं वो कितना लिया गया है, ई लिया गया है, इसलिए टोटल चार्ज इन द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, जेड ई। ठीक है रे बाबू लोग, चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा, न्यूक्लियस में जो चार्जेज होंगे वो जेड ई के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात करें हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस। To approach the nucleus, एक न्यूक्लियस को मान लिया जाए, ये न्यूक्लियस दिया गया है और अल्फा पार्टिकल है ये। जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाया गया था, क्योंकि अल्फा के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं।
थोड़ा सा और इधर डिस्टेंस में ले लेते हैं। जब ये पार्टिकल्स जा रहा था तो कुछ दूर जाने के बाद में ये अपने रास्ते पर वापस आ गया। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेज के साथ में रिपल्सन होता है, और अल्फा पार्टिकल में भी कौन से चार्जेज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तो इतना दूर तक के एक मूवमेंट किया, ये गया, बट जितना दूर से ये वापस चला आया, ये इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को माना जाता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये अल्फा पार्टिकल का मोमेंट ये जा रहा है, यहां तक जाते जाते इसका वेलोसिटी यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 0। यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को जो कहा जाता है, इसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस, और इसको दिखलाते हैं आर नाउट से। क्या पढ़ते हैं इसको? आर नाउट। तो जब अल्फा पार्टिकल्स जा रहा था न्यूक्लियस की तरफ में, और जहां पर से ये बैक होना शुरू हो गया है, तो इस डिस्टेंस को क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इसी को हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेंगे इसका। व्हेन अल्फा पार्टिकल coming towards the nucleus of an atom, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के करीब में के तरफ में जब ये जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर से ये वापस आना शुरू हो जाता है। Then after covering or distance, it comes back, ये वापस हो जाता है, and the distance from where it comes back, ठीक है, is called closest distance, and it is denoted by R naught। इस डिस्टेंस को हम लोग यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जहां पर से ये वापस आ रहा है, ये इस डिस्टेंस को R naught से दिखलाते हैं। ठीक है, ओके, राइट। दैट मीन्स आते आते यहां जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, यहां पर से वापस आ रही, ये डिस्टेंस कम रहा है। दैट मीन्स आर का डिस्टेंस कमेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर का डिस्टेंस कम गया तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात है, ये इसको नोट कर लो पहले। चलो मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स का मूवमेंट यहां से हो रहा है, और एक डिस्टेंस तक जाते जाते इसका वेलोसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी इसका 0 हो गया है। v कितना हो गया इसका? 0। ठीक है, इस पहले वाले पॉइंट के लिए चलो एक नंबर मानते हैं, यहां पर कुछ दूर गया है इसका जो है सो हम लोग 2 नंबर मानते हैं, और ये तीसरा पोजीशन पर गया है जहां पर से ये वापस आना शुरू हो गया है। दैट मीन्स अब जाकर के वहां पर अल्फा पार्टिकल्स जो मूव कर रहा था न्यूक्लियस के तरफ में जो मूव कर रहा था, वो वापस आना वहां पर से शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहां पर का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, चलो मान लेते हैं कि यहां पर कितना दिया हुआ है? v1 दिया हुआ है। ये तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? जानते हो, चूंकि काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ एम v1 का स्क्वायर हो जाएगा। मास तो सब जगह बराबर ही रहेगा, जिस जो मूवमेंट कर रहा है अल्फा पार्टिकल उसका मास सभी जगह बराबर रहेंगे। यहां पर आकर करके इसका, क्योंकि जब यहां पर से ये चल चुके हैं ये, तो यहां पर इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तथा साथ ही साथ इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज कर ही गया है ये, काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ये शो करने का काम करेगा, ठीक है। बट यहां पर आकर के चूंकि रुक गया यहां पर, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी तीसरा पॉइंट पर, ये दूसरा पॉइंट मान लो, इसको दूसरा पॉइंट मान लो, ये काइनेटिक एनर्जी 1 मान लो इसको, यहां पर काइनेटिक एनर्जी आकर के कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आकर के यहां पर कोई भी वस्तु रुक गया है, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी थर्ड पॉइंट पर पढ़ चुके इससे पहले वाले लेक्चर में, Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा, ये R हो जाएंगे। एक चार्ज लिया गया है जो कि बॉम्बार्डिंग कर रहा है, वो अल्फा के लिए Q1 माने हैं, और दूसरा जो है एटम के न्यूक्लियस के लिए जो लिया गया है उसका चार्ज कितना लिया गया है, Q2 लिया गया है। K को कांस्टेंट माना जाता है, राइट, ठीक है। यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे कितना करेगा ये R, ये भी यहां पर इतना ही हो जाएंगे ये। अब हम लोग यहां पर बात करें टोटल एनर्जी की, बात करें यहां पर, तो टोटल एनर्जी यहां पर कितना दिखलाएगा ये, PU2 प्लस कितना हो जाएगा, KE2। उसी तरह से यहां पर टोटल एनर्जी दूसरा वाला पार्ट के लिए, टोटल एनर्जी हम लोग यहां पर दिखलाएं तीसरा वाला पार्ट के लिए, तब कितना हो जाएगा ये, KA3 प्लस, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी थर्ड वाले पार्ट का, ठीक है भाई, चलो राइट। लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लिया कि जो है सो ये इन्फिनिटी पर R जो है सो लेकर करके, जहां हम लोग इन्फिनिटी तक के मान लिया कि ये लेकर के जाते हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक खास और फिक्स डिस्टेंस होंगे जहां पर से जाकर के ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के करीब से वापस आना शुरू हो जाएगा। लेट R इज इक्वल टू हम लोग कितना मान लिए है, इन्फिनिटी ले लिए हैं, तब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चूंकि इसका इन्फिनिटी ले लिया है, तब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर के लिए कितना हो जाएगा, ये टोटल के टोटल कितना कर जाएंगे, 0 कर जाएंगे, राइट। तो आपके पास बचेगा टोटल एनर्जी, हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेंगे, TE1 इज इक्वल टू TE2 इज इक्वल टू TE3। यहां पर से इस पॉइंट से यहां पर से स्टार्टिंग किया है, और इस पॉइंट पर से आकर करके ये बैक होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स आपको जो रिलेशन लेना है यहां पर से इनिशियल वाले के लिए, और कहां से लेना है, लास्ट पॉइंट जहां पर से ये वापस आना शुरू हो गया है, ठीक है, राइट, ओके। बट यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर कितना कर जाएगा ये, PE1 प्लस KE1 इज इक्वल टू PE2 प्लस KE2, दिख रहा, राइट, इज इक्वल टू PE3 प्लस KE3, ठीक है रे बाबू लोग, ओके, राइट। चलो पहले यहां पर ये बात कर लो इसका, PE1 इज इक्वल टू कितना हो गया था इसका, यहां पर दिख रहा है, नो, यहां पर लिखते हैं PE1 प्लस KE1, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया है, बट ये कितना है, हाफ mv1 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि इसके रिलेशन, यहां पर का रिलेशन, चूंकि स्टार्टिंग यहां पर से किया है, और ये यहां पर ये आकर करके ये फाइनल जहां पर से ये वापस आना शुरू हुआ है, ठीक। तो रिलेशन जो ले लो इसका, टोटल एनर्जी E1 का इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितने का,
E3 का, ठीक है। यहां पर तो ये हो गया, तो सिर्फ जो बच गया था कितना, हाफ mv1 का स्क्वायर बच गया था। और यहां पर आकर करके टोटल कितना हो गया था, काइनेटिक एनर्जी यहां पर आकर करके जीरो हो गए हैं, काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो हो गया है। दैट मीन्स यहां पर सिर्फ जो बचा था पोटेंशियल एनर्जी बचा था। तो यहां पर क्या लिख लोगे, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, हाफ mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। और R जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए कितना लिखेंगे हम लोग, R नाउट, ठीक। ऐसे कर करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसका, R नाउट इज इक्वल टू K हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, भाई नीचे कितना हो जाएगा, mv1 का स्क्वायर, और दो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो एक ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस का एक रिलेशन आएगा, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस का रिलेशन हो जाएंगे ये, आर नाउट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बात करो इधर, आर नाउट इज इक्वल टू 2 हो गया, ये के हो गया Q1। जैसे कि ये बम्बार्डिंग करवाया जा रहा था अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग न्यूक्लियस के ऊपर करवाया जा रहा था। न्यूक्लियस का चार्ज अभी हम लोग टोटल कितना लिए, Ze। अल्फा जहां पर से जो बम्बार्डिंग करवाया जा रहा है वो He के बराबर है, जो 2 इसका एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर कितना इसका दिया हुआ है, मास नंबर 4 होता है इसका। तो अगर इसके लिए हम लोग Q1 माने और इसका चार्ज हम लोग Q2 माने, तो Q2 इज इक्वल टू तो Ze हो गया, और Q1 इज इक्वल टू, चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2e हो जाएंगे, राइट। तो 2k हो गया, Q1 इज इक्वल टू हो गया 2e हो गया, इंटू Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ze हो जाएगा। कंफ्यूज मत करना, ये 2 लिखा हुआ है, ये Z लिखा हुआ है, ये राइट। चल लिखो यहाँ पर mv1 का स्क्वायर, आर नाउट इज इक्वल टू 2 से 2 में मल्टीप्लाई करो, ये 4 हो गया, और k हो गया ये, ठीक है, और z हो गया ये, और e कितना हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा, भाई कितना हो जाएगा, mv1 का स्क्वायर। तो आर नाउट क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4k Za स्क्वायर mv1 का स्क्वायर, ठीक है, राइट। इसको नोट करें, पहले नोट कर लो पहले इसको, चले। Therefore R नाउट इज इक्वल टू, ये 4 हो गया, K हो गया, Ze स्क्वायर भाई मास, भाई जो मास इसका आ जाएगा, किसका हो जाएगा, अल्फा के लिए हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाया गया था, इंटू v1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। K का वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर, या फिर K के वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नाउट, क्या पढ़ते हैं इसको, इप्सिलॉन नाउट, ठीक है। और मास जो इसका हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा का मास कितना होता है, 4 होता है ये, ठीक है। तो 4 मास ऑफ किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का हो जाएगा, राइट, ठीक है। इज इक्वल टू 4 लिखेगा, एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -21 kg, 28 kg, ठीक, ये हो जाएंगे। हाँ 27, सॉरी ये 27 होता है ये, राइट। अगर मान लिया कि एक क्वेश्चन आपसे दिया जाइए यहां पर कि इफ कॉपर इज, एक कॉपर का न्यूक्लियस लिया जाए,
कॉपर का न्यूक्लियस लिया जाए इसका, ठीक है, और यहां से ये बॉडी मूव कर रहा हो, जिसमें 2 इंटू 10 टू दी पावर V1 दिया हुआ इनिशियल में 10 टू दी पावर 5 हो। कुछ दूर जाने के बाद में ये वापस आना ये शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये R नॉट दिया हुआ है, तो इसका ये R नॉट कितना हो जाएगा, ठीक है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 29, तो इसका निकाल लोगे R नॉट इज इक्वल टू 4 हो गया, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, यूनिट का ख्याल रखना, Z कितना हो गया इसका 29 हो गया, 29 हो गया, एंड E चार्ज ऑफ द चार्ज दिया हुआ है, और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होते हैं ये। मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27, और किस वेलोसिटी से इनिशियल टाइम में ये जा रहा था 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 से जा रहा था ये, ठीक है। R नॉट इज इक्वल टू, देयरफॉर R नॉट इज इक्वल टू, ये सारे को कैलकुलेट कर लेना, किस चीज में आ जाएगी ये, इतने मीटर में आ जाएंगे ये, जो भी आएगा वैल्यू इसका यहाँ पर तुम लोग पुट कर लेना। यहाँ पर आंसर लाने के लिए आप लोग होमवर्क में लिख लें, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने सीखा कि न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है। न्यूक्लियस में चार्ज होता है Zd के बराबर होते हैं। Z हो गया एटॉमिक नंबर, जिसका भी न्यूक्लियस लिया जाएगा, जिस एलिमेंट का भी न्यूक्लियस लिया जाएगा उसके लिए Z मान लेना और उसमें E से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और E का वैल्यू होता है 1.6 प्लस माइनस में इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि किसी न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग करवाया जाए, तो बम्बार्डिंग करवाने के दरमियान में कुछ न कुछ एक ऐसा डिस्टेंस होगा जहां पर से आकर के अल्फा पार्टिकल वापस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, रिपल्सन करेगा, एक दूसरे को रिपेल करने का काम करेगा, ठीक है बच्चे लोग। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पहुंचने के करीब में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस का हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया हम लोगों ने 4k Zd² m, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर m के जगह पर कितना लिख लिया, m अल्फा लिख लिए हैं। और जिस वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था, दैट वेलोसिटी इज कितना दिया गया है, ये v1 दिया गया है, और v1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक बात कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल, कोई भी अल्फा पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड से, और एक डिस्टेंस के जाने के बाद में न्यूक्लियस से वापस आना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये जो है सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, इस फार्मूला के ऊपर हम लोग पुट कर लेंगे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा और जिस एलिमेंट का भी दिया रहेगा, जैसे मान लिए कि यहाँ पर हम लोग कॉपर मान लिए हैं और कॉपर का न्यूक्लियस ले लिए हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इज इक्वल टू 29 हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, इसका 29 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 29 हो जाएगा। तो Z की जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे, 29 पुट करेंगे, राइट। तो ये सारा कैलकुलेशन जो आ गया है इस इक्वेशन पर आ गया है, ये 4 इंटू 9, इसका वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और Z का वैल्यू पुट कर दिए, 29 पुट कर लिया, E 1.6 इंटू 10-19, ठीक है। ये m अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 1.67 इंटू 10-27 kg हो गया ये, ठीक है। चूंकि दिया हुआ किसका, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन से जितना भी ये हीलियम के बराबर होते हैं उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और जिस वेलोसिटी से जा रहा था 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, इसको सारे को आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो भी आंसर आ जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, स्टैंडर्ड यूनिट में लेंगे हम लोग, तो किस में आ जाएगी, ये मीटर में आ जाएंगे,
ठीक है बच्चे लोग, चलो तो आज हम लोग इतना सीखने का काम किए लेक्चर नंबर 3 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। होप कि काफी बढ़िया लेक्चर हुआ होगा, काफी अच्छा वीडियो हुआ होगा, आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और नोट्स अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नोट कर लें।